हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड नोट्स देखेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कोर, क्लैडिंग, प्रोटेक्टिव जैकेट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और हमने देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है वो कैसे होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम उन सारी चीज़ों की नोट्स देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर, कोर, क्लैडिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, तो आज हम उसकी नोट्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली तार होती है जिसमें लाइट का प्रयोग करके डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर इतनी पतली तार होती है कि उसकी जो मोटाई होती है वो लगभग इंसान के बाल के बराबर होती है, मतलब कि ह्यूमन हेयर के बराबर होती है। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर एक इतनी ऐसी पतली तार होती है जिसमें लाइट का प्रयोग करके डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से किया जाता है। इसमें जो डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं उसे लाइट की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो डेटा होता है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सिद्धांत पढ़ा है कि उस कोर में जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, तो इसी सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर के इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी पतली तार होती है जिसमें लाइट का प्रयोग करके डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के प्रमुख भाग क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के 3 प्रमुख भाग होते हैं, कोर, क्लैडिंग और प्रोटेक्टिव जैकेट। तो कोर क्या होता है? कोर आप लोग जानते हैं कि जो सबसे अंदरूनी भाग होता है, जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, उसे हम कोर कहते हैं। तो ये देखते हैं कि कोर के बारे में हम कैसे लिखेंगे। कोर ऑप्टिकल फाइबर का सबसे आंतरिक भाग होता है। यह कांच अथवा प्लास्टिक का बना होता है। इसे लाइट गाइडिंग रीजन भी कहते हैं। देखिए, लाइट गाइडिंग रीजन का मतलब ये हुआ कि जो कोर होता है, सपोज़ करिए जैसे अगर ये हमारा कोर है, तो जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो कोर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो कोर है वही लाइट को गाइड कर रहा है कि वो कैसे ट्रांसमिट होगी, तो इसीलिए इसे लाइट गाइडिंग रीजन भी कहते हैं। ठीक, और इसकी जो मोटाई होती है, यानी इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही पतला होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक, तो हम कोर में क्या लिखेंगे? कोर ऑप्टिकल फाइबर का सबसे आंतरिक भाग होता है। यह कांच अथवा प्लास्टिक का बना होता है। इसे लाइट गाइडिंग रीजन भी कहते हैं तथा इसकी मोटाई बहुत कम होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया कोर में ही होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया का मतलब जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो कहाँ पे ट्रांसमिट होती है? वो कोर में ही ट्रांसमिट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है? वो कोर में ही होती है। इसके बाद अगर क्लैडिंग की बात करें तो जो सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो होता है क्लैडिंग। और क्लैडिंग जो होती है वो कोर के ऊपर एक तरह की सराउंडिंग बनाती है, एक तरह का आवरण बनाती है जो कि कोर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि कोर को एक तरह की सुरक्षा प्रदान होती है। और जो लाइट ट्रांसमिट होती है कोर के थ्रू, उसमें भी क्लैडिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो क्लैडिंग भी कांच या प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो क्लैडिंग जिस पदार्थ का बना होता है उसका जो प्रकाशिक गुण होता है, यानी प्रकाश के प्रति उसका जो बिहेवियर होता है, वो कोर जिस पदार्थ से बना होता है उसके प्रकाश के प्रति बिहेवियर से भिन्न होता है। ठीक, और हमने अगर यहाँ पर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक की बात करें, तो क्लैडिंग का अपवर्तनांक जो होता है, क्लैडिंग के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो कोर के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक, तो क्लैडिंग में हम क्या लिखेंगे? क्लैडिंग भी कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। यह कोर के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करती है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी कि क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। इसे आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कोर और क्लैडिंग में किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है।
तो कोर और क्लैडिंग में कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और कोर ही, जैसे कि हमें डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम हमने पढ़ा था, यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो क्लैडिंग है वो विरल माध्यम होता है और जो कोर है वो सघन माध्यम होता है। तो क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है तथा वह पदार्थ जिससे क्लैडिंग बनी होती है उसके प्रकाशीय गुण कोर के पदार्थ से भिन्न होते हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? क्लैडिंग भी कांच या प्लास्टिक की बनी होती है या कोर के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करती है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है तथा वह पदार्थ जिससे क्लैडिंग बनी होती है उसके प्रकाशीय गुण कोर के पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो क्लैडिंग में हम ये लिख के आएंगे। जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोटेक्टिव जैकेट। तो जो प्रोटेक्टिव जैकेट होती है वो कोर और क्लैडिंग दोनों के ऊपर एक आवरण होता है, जिसकी वजह से जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको फिजिकली वो ऑप्टिकल फाइबर को जो प्रोटेक्टिव जैकेट है वो फिजिकली प्रोटेक्ट करती है, यानी क्रशिंग से कोई उसमें नुकसान ना होने पाए या मॉइस्चर से कोई नुकसान ना होने पाए। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोटेक्टिव जैकेट का यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो देखिए प्रोटेक्टिव जैकेट में हम क्या लिखेंगे? ऑप्टिकल फाइबर के सबसे बाह्य आवरण को प्रोटेक्टिव जैकेट या बफर कोटिंग कहते हैं। इसे कहीं कहीं पे बफर कोटिंग भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे प्रोटेक्टिव जैकेट लिखा होता है, कहीं कहीं पे बफर कोटिंग लिखा होता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। यह प्लास्टिक का बना होता है। यह ऑप्टिकल फाइबर को किसी भी प्रकार के फिजिकल डैमेज से बचाता है। ठीक, यह सबसे बाहरी आवरण है जिसका मेन काम होता है कि ऑप्टिकल फाइबर को किसी भी डैमेज से बचाना। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोर, क्लैडिंग और प्रोटेक्टिव जैकेट तीनों ही अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। तीनों ही प्लास्टिक या कांच के बने होते हैं और तीनों के ही पदार्थ जो होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो ये इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना रहेगा एग्ज़ाम में, जहाँ पे हमने ये दिखाया है। देखिए यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव जैकेट है, उसके अंदर क्लैडिंग है और क्लैडिंग के अंदर कोर है, यानी सबसे इंटरनल पार्ट कोर है फाइबर ऑप्टिक्स का, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है। यहाँ पे क्लैडिंग दिख रही है जो कोर के ऊपर है, और सबसे ऊपर होता है प्रोटेक्टिव जैकेट, यानी प्रोटेक्टिव जैकेट कोर और क्लैडिंग दोनों को कवर करता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों के सामने। तो बिल्कुल ये जब भी आपको अगर आपसे पूछा जाए कि फाइबर ऑप्टिक्स के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लिख देंगे कोर, क्लैडिंग और प्रोटेक्टिव जैकेट के बारे में, और ये डायग्राम बना देंगे। ठीक, तो ये हो गया इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स और इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए देखते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल में हम क्या थ्योरी लिखेंगे या क्या क्या नोट्स लिख के आएंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी वही चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक, कुछ अलग नहीं है, जो चीज़ें आपने समझी हैं बस वही आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। हम जानते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके 2 प्रमुख भाग कोर तथा क्लैडिंग होते हैं। इसके 2 मेन पार्ट जो है वो कोर और क्लैडिंग होते हैं, और जो जिनका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है या बेलनाकार होता है। ठीक, जो कि बेलनाकार आकार के होते हैं। कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अपवर्तनांक का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही है। तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, क्योंकि यही अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, और कोर हमारा जो होता है वो एक डेंसर मीडियम है, यानी कि वो एक सघन माध्यम है, और क्लैडिंग जो है वो एक रेयरर मीडियम है, यानी कि क्लैडिंग एक विरल माध्यम है। ठीक, तो कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है, जिस कारण जब डेटा प्रकाश के रूप में, क्योंकि इसमें डेटा प्रकाश की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो जिस कारण जब डेटा प्रकाश के रूप में ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होता है तब यदि वह निश्चित कोण पर जो कि क्रिटिकल एंगल से अधिक हो। देखिए मैंने 3 कंडीशंस आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। जब जो आपतन कोण है या इंसिडेंट एंगल है, एक कंडीशन में वो क्या होता था, देखिए यहाँ पे कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन की थी। पहली कंडीशन क्या थी?
जब आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से कम होता था। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब जो ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ये किधर हो जा रही, ये जो 90 डिग्री का कोण बना ले रही है अभिलंब के साथ। तो जब आपतन कोण और क्रिटिकल एंगल दोनों बराबर होते थे तब कुछ इस तरह का हमें डायग्राम मिला था। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो कंडीशन हमें कब मिलती थी, जब आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता था। जब आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल के मान से ज़्यादा हो जाता था तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता था। तो वही यहाँ पे लिखा आपको रिटन फॉर्म में बताया गया है कि जब डेटा प्रकाश के रूप में ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होता है तब यदि वह निश्चित कोण पर जो कि क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण से अधिक हो पर कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर आता है। कोर क्लैडिंग इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ये डायग्राम आपको मैंने बताया था, ये जो आपको दिख रहा है और ये जो आपको दिख रहा है ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस है। यानी कि ये जो आपको एक तरह का इंटरफेस दिख रहा है, इधर क्लैडिंग का पार्ट है और इधर कोर का पार्ट है, तो ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस कहलाता है। ठीक है ना। तो कहाँ पे थे हम, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो पर शुरू से देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जब डेटा प्रकाश के रूप में ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होता है तब यदि वह निश्चित कोण पर जो कि क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण से अधिक हो पर कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर आता है, यानी कोर क्लैडिंग इंटरफेस आप लोग समझ गए होंगे, पर आता है, तब लाइट का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसी प्रकार लाइट कोर में ट्रांसमिट होती है। देखिए यहाँ पे जब ये लाइट रे इंसिडेंट हुई कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे और एक ऐसे एंगल पे यहाँ पे वो टकराई, मतलब इसका जो आपतन कोण है यानी कि इंसिडेंट एंगल है उसका मान जो जो इंसिडेंट एंगल है उसका मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। यानी कि थीटा आई अगर यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है और उसका मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए इंटरफेस पर टकराने के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। फिर यहाँ पे इंटरफेस पे टकराएगी, फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलेगी और जो डेटा है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक, तो यही पूरा इसका फिनोमिना होता है। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे इस प्रकार लाइट कोर में ट्रांसमिट होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यह आवश्यक है कि कोर सघन माध्यम हो तथा क्लैडिंग विरल माध्यम हो। ठीक, कोर का सघन माध्यम और क्लैडिंग का विरल माध्यम होना आवश्यक है, वरना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। तो दो कंडीशंस होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के लिए। पहली, जो इंसिडेंट एंगल है यानी जो आपतन कोण है उसका मान क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा कोर है वो सघन माध्यम होना चाहिए और जो क्लैडिंग है वो विरल माध्यम होना चाहिए। तो इसको मैं एक बार